शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अग्रवाल सर। अग्रवाल साहब बोल रहे थे, लग रहा था कि पहाड़ों पर से कोई आबशार जमीन पर आ रहा है। लग रहा था फूलों ने बात करने का सलीका सीख लिया। लग रहा था कि सन्नाटे में बहुत क्लियर कोई आवाज़ आ रही है। आपने हिंदुस्तान भर की कवर्टेड पोस्ट की मालूमात, नॉलेज और तजुर्बा जो है लाकर इस हॉल में तकसीम कर दिया और हम सब की इल्मी दौलत में बेशबहा इजाफा किया, जिसके लिए हम आपके बहुत मशहूर है सर। जो मैसेज आपने दिया है वो ये है कि मिलेगा मंजिल मकसूद का उसी को सुराग, मिलेगा मंजिल मकसूद का उसी को सुराग, अंधेरी शब में है चीते की आंख जिसका चिराग। बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब। आइए मैं मज़ीद बातें ना करते हुए आगे बढ़ता हूँ, और अगर बातें करूँ तो मेरी इज्जत और आबरू खतरे में पड़ जाएगी। मैं हमारे इस प्रोग्राम के एक और मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो बहुत मसरूफियतों के चलते यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, जनाब CA रंजन शर्मा साहब। हमारे मुल्क और ख़ास तौर पर हमारी रियासत में पुलिस वाले और पुलिस अफसरान जिस मसरूफ़ शेड्यूल से गुजरते हैं कि उनके फुर्सत के अवकाश को अगर हम तलाश करने बैठे तो हमको नाकामी होती है। इस मौके से रंजन शर्मा साहब का इस्तकबाल किया जाता है, और इस्तकबाल के साथ ही मैं एक इंतहाई अहम टॉपिक, फॉस्टरिंग नेशनल यूनिटी, द रोल ऑफ सिटीजन पुलिस डायलॉग इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर नेशन, इस उन्वान के तहत एड्रेस करने के लिए आपसे गुजारिश करता हूँ। Respected dignitary on the dais, और मेरे सामने बैठे हुए सारे बुजुर्ग पत्रकार बंधु और UPSC के लिए उत्साहित सारे यंग, स्मार्ट, इंटेलिजेंट और भारत के भविष्य मेरे सारे मित्रों, मेरा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है। वैसे UPSC के लिए आयोजित था प्रोग्राम, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, तो मैं उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँगा और जो भी उससे रिलेटेड है उसको भी आपके साथ मेरे जो एक्सपीरियंस है और जो मैंने फेस किया है UPSC के प्रिपरेशन के समय, और बाकी UPSC पास करने के बाद पुलिस सर्विस में आने के बाद जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो भी सब आपके साथ शेयर करूँगा। मित्रों, हमारे भारत की जो तहजीब है उसको हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, और ये इसलिए कहते हैं कि सारे विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पे इतने ज्यादा धर्मों के लोग, इतनी ज्यादा जातियों के लोग एक साथ मिलकर और इतने अच्छे वातावरण में, इतने सौहार्दपूर्वक वातावरण में रहते हैं। मैं बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, और हमने बचपन से ही देखा है कि हमारे यहाँ जितने अच्छे तरीके से, जितने मिलजुल कर मुहर्रम मनाया जाता था, उतने ही अच्छे तरीके से, उतने ही अच्छे वातावरण में रामनवमी का भी उत्सव सेलिब्रेट किया जाता था। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज अगर हम जो परिस्थिति देख रहे हैं पूरे देश की या महाराष्ट्र की भी, तो आज बहुत बार ये जो हमारे किसी भी धर्म का सन त्योहार हो उसमें बहुत बार मुश्किलें पैदा होती हैं, बहुत बार जो है सो उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस होती है, जो कि आज से 20-25 साल 30 साल पहले बहुत बार ये सब एक्सपीरियंस नहीं होती थी। ये धीरे धीरे इसमें जो है सो कुछ जगहों पे कंट्रोल हो गया है, कुछ जगहों पे बढ़ता जा रहा है। मैंने जो बचपन में देखा है कि मुहर्रम में जो ताजिए निकलते थे, मेरे गांव में सिर्फ 5 फैमिली मुस्लिम फैमिली थी, बाकी सब हिंदू के अलग अलग जातियों के थे। तो 5 फैमिली
जो है मुहर्रम का ताजिया निकालने का खर्च बेयर नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनके लिए वो बहुत महंगा पड़ता था। तो इसके लिए जो हिंदू समाज के लोग हैं सब उसमें डोनेशन दे के, चंदा दे के ताजिया बनवाया जाता था, और उस ताजिए के जुलूस में हिंदू धर्म के लोग भी सब सहभागी होते थे। और उसमें हमारे यहाँ जो परंपरा थी उस समय, उसमें तलवारबाजी, लाठी चलाने की कला, उसके बाद गदा चलाने की कला, और भी इस तरह के जो भी अपने पारंपरिक अस्त्र शस्त्र हैं वो सब चलाने की उसमें प्रतियोगिता जैसी होती थी, और उसमें सब लोग बड़े खुशी खुशी सहभागी होते थे। और वही चीज जब रामनवमी सेलिब्रेट होता था तब मुस्लिम समाज के भी जो लड़के थे वो सब इसमें भी आके वो अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। तो ऐसे प्रकार के माहौल में जब हमने बचपन में देखा, और अब जब जाके देखता हूँ कि किसी भी त्योहार में जब इस तरह का प्रॉब्लम होता है, जब उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, उसमें जो है सो पत्थर फेंके जाते हैं। जैसे मैं 3 साल पहले अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का एसपी था, तो वहाँ पे मुहर्रम जो है बताते हैं कि पूरे इंडिया में तीसरे नंबर का मुहर्रम मनाया जाता है। पहला अपना जो है हैदराबाद, दूसरा लखनऊ और तीसरा अहमदनगर का, क्योंकि एट ए टाइम वहाँ पे 25 से 30 हज़ार लोग रहते हैं, और पूरे सुबह से शाम तक लगभग 2 लाख लोगों का सर्कुलेशन होता है। और वहाँ की परंपरा बहुत वर्षों से ऐसी हुई थी कि हर बार जो है सो जैसे ही अंधेरा होता था 7-8 बज जाते थे, 8-10 पत्थर आके मुहर्रम के प्रोसेशन पे गिरता था, और बाकी लोगों में भगदड़ मच जाती थी, लोग इधर उधर निकल जाते थे। और फिर जो है सो हर बार कुछ केस रजिस्टर होता था, अननोन एक्यूज रहते थे, किसी को पता नहीं कि किसने फेंका है, क्या किया है। तो हमने क्या किया कि वहाँ पे अपने जो ऑफिसर्स थे, अपने जो कांस्टेबल थे, सबको बुलाया, तो बोला कि ये तो बहुत ही गलत बात है कि हर बार जो है सो इतने हमारा बंदोबस्त रहता है, इतने लोग रहते हैं, उसमें कोई आके बिना कारण 8-10 पत्थर फेंक के माहौल खराब करता है। तो हमने एक स्ट्रेटजी ऐसी बनाई, ये मैं किससे बना रहा हूँ, हमारे टॉपिक से रिलेटेड, कि अगर पुलिस और पब्लिक साथ में मिलकर काम करें तो हमारे लिए कोई भी डिफिकल्टी जो है सो बहुत आसान हो जाती है, और हम बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। तो हमारे पास एक यंग ब्रिगेड थी, जो सब बॉक्सर, रेसलर इस टाइप के थे, सब बॉडी बिल्डर टाइप के थे। तो वहाँ पे जो अहमदनगर की जो है सवारी एक निकलती, सवारी का वजन कितना है, वो टन्स में वजन है, 5-6 टन्स का वजन है। तो उसमें क्या करते हैं, 20-25 लोग आगे, 20-25 लोग पीछे, वो सवारी लेके आगे जाते हैं, फिर पीछे आते हैं। इसको लोग सवारी खेलना बोलते हैं। तो जैसे वो आगे जाते हैं उतनी ही स्पीड से पीछे आते हैं। ऐसा करके एक एक मंडल होता है उनका, जो 2-2 घंटे एक एक को टाइम मिलता है, स्लॉट रहता है उनका, 2-2 घंटे वो खेलते रहते हैं, आगे पीछे जाते आते रहते हैं। और इसी चक्कर में वो डिले करते हैं, और एक दिल्ली गेट है वहाँ, तो दिल्ली गेट तक वो मार्केट एरिया है पूरा। तो दिल्ली गेट एक बार क्रॉस हुआ तो ओपन एरिया है, उधर आगे फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमने जो स्ट्रैटेजी किया कि ये सवारी पीछे नहीं आने देना है अपने को बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक बार सवारी आगे गई तो फिर वो पीछे 50 मीटर आगे जा रही है, 50 मीटर पीछे आ रही है। तो हमें क्या करना है, उसको थोड़ा पुश करते रहना है, सो दैट कि अंधेरा होने के पहले इसको दिल्ली गेट के आगे कर देना है। इसमें हमने जो मंडल थे उनको भी ये किया, सबको सहभागी किया। फिर जो हमारा जो एक यंग ब्रिगेड थी, जिसमें सारे मुस्लिम लड़के सब बॉडी बिल्डर टाइप के पूरे, मतलब जो है स्ट्रॉन्ग वाले, तो हमने क्या किया, पहला लाइन ऑफ डिफेंस उनको बनाया कि जैसे ही वो पीछे आना है आपको थोड़ा पुश करना है, सो दैट कि 50 मीटर के बदले वो सिर्फ 25 मीटर पे आके रुक जाए और 25 मीटर आगे चलते जाए। उसके पीछे जो हमारे यहाँ ये इसलिए क्योंकि थोड़ा धार्मिक सेंटीमेंट रहता है, बिना कारण किसी को कुछ धक्का बुक्की लगे तो फिर वो पुलिस और पब्लिक का फ्रिक्शन शुरू हो जाता है। उसके बाद हमने जो इतने हमारे यहाँ मुस्लिम कांस्टेबल्स थे उनको बीच में डाला, और लास्ट में बाकी जनरल कांस्टेबल सबको डाला। ऐसे 3 लेयर करके हमने, जो हमारा टारगेट था, हर बार दिल्ली गेट क्रॉस होता था रात को 10 बजे, हमारा टारगेट था कि इसको 6 बजे के पहले अपने को दिल्ली गेट क्रॉस कराना है, और जिससे कि ये जो स्टोन पेल्टिंग हर बार होती है वो ना हो, और जिससे लोगों में मतलब भय का माहौल होता है, एक दूसरे धर्म के प्रति जो है सो नफरत की भावना जो फैलती वो ना हो। हमारे लोगों ने इतना अच्छा काम किया कि दिल्ली गेट को 5:15 बजे क्रॉस करा दिया। दूसरा हमने क्या किया कि हमारे पास आज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हमने 2 ड्रोन मंगाए। एक ड्रोन कंटिन्यूअस जो है सो हाई फ्लाइंग रखा, ये छत से ही पत्थर आते हैं ना, तो हमें छत के ऊपर जाना है कि वहां से कौन फेंकता है। तो ऐसे 2-3 और भी टेक्निक यूज करते हुए हमने वो बहुत पीसफुली कराया। तो हमारे जो वहाँ पे बहुत सीनियर लेवल के जो हमारे IPS ऑफिसर थे, जो कभी SP वहाँ रहे थे, उन्होंने मेरे को कॉल करके बोला कि ऐसा तो हमारे टाइम भी नहीं करा पाए, तुमने क्या किया? बोला हमने पब्लिक और पुलिस
दोनों को साथ लाया और दोनों को ये करते हुए आगे निकाला। उसी में दूसरा हमारे लिए चैलेंज क्या था, ये मैं एक इंसिडेंट इसलिए कोट कर रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। उस साल जो है 2017 का जो साल था, उसमें गणपति का प्रोसेसन और मुहर्रम का प्रोसेसन दोनों एक ही टाइम पे आए हुए थे। कि गणपति का मंडप भी लगा है, बीच में मुहर्रम का प्रोसेसन जाना था और दोनों का रूट चूंकि एक ही रहता है। तो हमने जो गणेश मंडल थे उनको बोला कि इसमें से चूंकि मुहर्रम का प्रोसेसन जाना है तो आपको जो है सो रास्ता थोड़ा सा, मतलब आपका जो मंडप 10 फीट का है तो उसको आपको 6 फीट पे लाना पड़ेगा। पहले थोड़ा सा हेजिटेशन था, फिर सबसे मिलकर बात हुई तो फिर उन्हें थोड़ा सा गणपति मंडल को छोटा कर दिया जिससे कि रास्ता थोड़ा फ्री हो गया। मुहर्रम में दूसरी परंपरा क्या थी, वो लुक्का खेलते हैं, आग का ये निकालते हैं। तो बोला आग का अगर ये निकाला, किसी गणपति मंडल में आग लग गई तो फिर से वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है। इनको हमने कन्विंस किया कि देखो तुम्हारे लिए गणपति का जो है मंडप छोटा हो गया है तो ये चीज छोड़ के बाकी पूरा प्रोसेसन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे जो मुस्लिम बुजुर्ग थे उन्होंने भी बोला कि सर ये कोई हमारी परंपरा नहीं है, नए लोगों ने शुरू किया है और ये धीरे धीरे परंपरा जैसी बन गई। तो उनको कन्विंस किया, उनको ये किया और इस तरह करके न तो गणपति में कोई प्रॉब्लम हो, न ही मुहर्रम के ये में कोई प्रॉब्लम हो। तो ये बताने का उद्देश्य कि जिस समय हम लोग पुलिस और पब्लिक एक साथ आते हैं और एक साथ अगर मिलकर डायलॉग करते हैं, एक साथ किसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए एक मत से आगे बढ़ते हैं तो उसको हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अभी आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूँ पूना से आता। पूना में गणपति में 5 गणपति जो है वो मान के गणपति बोलते हैं, मानाचे गणपति, मान के गणपति है वो, और एक दगड़ू सेठ जो कि यहाँ का एक इंपॉर्टेंट गणपति मंडल है। हर साल ये मंडल रात को 10 बजे के बाद शुरू करते थे ऑलमोस्ट। कोई सुबह 4 बजे तक विसर्जन होता था, कोई 6 बजे भी विसर्जन करता था। इस बार सबकी मीटिंग हमारे अलग अलग लेवल पे हुई, सब लोग एग्री हुए और इस बार ये 6 के 6 गणपति मंडल 10 बजे के पहले विसर्जित हुए। यहाँ पे मुस्लिम भाइयों का दूसरा बड़ा रोल था कि अपना ईद मिलाद का जो ये था प्रोसेसन, वो भी उसी दिन निकलना था जिस दिन गणपति का प्रोसेसन होने वाला था, 28 और 29 को। तो मुस्लिम बंधुओं ने सारा इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले किया कि नहीं, इसमें गणपति का विसर्जन जो है 28 को होना है तो हम 28 के बदले ईद मिलाद का विसर्जन, हमारे लिए कोई डेट फिक्स नहीं है, हम ईद मिलाद का विसर्जन मेरा जो प्रोसेसन है वो हम 1 तारीख को करेंगे। ये उन्होंने जो है सो काफी अच्छा अपना तरफ से एक एफर्ट लिया और उस एफर्ट को पालन करते हुए दोनों ही प्रोसेसन बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे माहौल में संपन्न हुआ। इसमें मैं 2 और कोट करना चाहूंगा। कोंडवा पुलिस स्टेशन में गणपति बिठाया गया था और वहां पे आरती में सारे धर्मों के लोगों को बुलाया गया था। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और इवन जो है सो नॉर्थ ईस्ट के और नाइजीरियन लोग तक भी आए हुए थे और वहां पे सब धर्मों के लोगों ने आरती की। इसका मैसेज पूरे स्टेट लेवल पे इतना अच्छा गया कि बहुत जगह से मेरे को कॉल आया, कोंडवा पुलिस के इंचार्ज को कॉल आया कि ये तुम लोग मतलब कैसे कर पाए, जबकि कोंडवा को पुणे में जो है सो हम लोग एक सेंसिटिव पुलिस स्टेशन के रूप में मानते हैं, वहां पे तुम लोग ये कैसे कर पाए। तो ये बहुत ही अच्छा इस तरह का एफर्ट हुआ जिसकी वजह से और भी अच्छे माहौल में ये सारे सन त्योहार जो है सो हमारे संपन्न हुए। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस समय हमारा डायलॉग अच्छे तरीके से होगा, जो एक डिस्टेंस और खास करके पुलिस से डिस्टेंस, क्योंकि पुलिस के पास क्या है कि लॉ इन्फोर्समेंट का उनको ड्यूटी दिया गया है। तो लॉ इन्फोर्समेंट की ड्यूटी ये करते समय बहुत बार कंफ्लिक्ट होता है, न सिर्फ मुस्लिम समाज से, हिंदू समाज से भी और भी दलित समाज से या और किसी और से, और वो कंफ्लिक्ट ना हो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा डायलॉग करने की जरूरत है। इसमें मैं जो यंग लोग हैं उनको भी आह्वान करना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल ऐसे ही, मतलब हर बार काम पड़े तो ही जाना जरूरी नहीं है। एक बार आप ऐसे पुलिस में विजिट करके देखिए, वहां पे जाने के बाद आपको लगेगा कि नहीं ये तो मतलब हमारे जैसे ही लोग हैं और ये लोग जो है सो हमारी मतलब की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिसकी वजह से कि आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। जैसे मैं यवतमाल एसपी था तो यवतमाल में मेरे को मुस्लिम समाज के लोग आके बोलते सर ये कॉन्स्टेबलरी में मुस्लिम समाज के जो है सो लड़के बहुत कम आते हैं। तो मैंने कारण पूछना शुरू किया क्यों कम आ रहे, तो बोला सर हमें जो है सो क्वेश्चन मराठी में आता है और मराठी जो है सो लड़कों को समझ में नहीं आती है। तो मैंने उनको बोला है कि देखो मैं तो बिहार से आया हूँ, मैं तो यहाँ पैदा भी नहीं हुआ और मैंने 2 साल में आके यहाँ पे अच्छी मराठी सीख ली है, तो ये लोग क्यों नहीं सीख सकते। और नहीं, अगर उनको दिक्कत है तो मैं यहाँ पे अपने हेडक्वार्टर में मराठी के क्लासेस अरेंज करा दूंगा, लेकिन जो प्रोसेस है अपना उस प्रोसेस से तो जाना पड़ेगा। तो मैं आह्वान वही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे सर ने भी बोला, सर के बारे में मैं थोड़ा देर में बताता हूँ, सर ने भी जैसे बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट सर्विस में आए तो जो एक डिस्टेंस है, जो लोगों में
एक जो है सो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो सब धीरे धीरे दूर होता चला जाता है। अभी मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो पुलिस स्टेशन का एक्सपीरियंस आके कुछ अच्छा भी शेयर करते हैं, कुछ बुरा भी शेयर करते हैं, क्योंकि सर पुलिस में गया था, मेरे साथ ऐसा हो गया, ये बोले ऐसा हो गया। उसमें बहुत सारे ऐसे आके बोलते हैं कि सर आपके कुछ ऑफिसर ऐसे हैं, वो इतना मीठा बोलते हैं कि हम सोच ही नहीं सकते कि वो मतलब पुलिस के होकर इतना मीठा कैसे बोल सकते हैं। तो मैं बोला कि आप जो है सो मूवी में या इधर उधर देख के एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं, वो परसेप्शन जरूरी नहीं है कि सही हो। और बहुत बार जो है सो पुलिस ऑफिसर का स्ट्रेस का एक अलग लेवल होता है, उसके लिए उनको ट्रेंड भी किया जाता है ताकि वो स्ट्रेस लेवल कम रहे और वो अच्छे से अपना ड्यूटी कर सकें, अच्छे से लोगों से बात कर सकें। फिर भी बहुत बार स्ट्रेस लेवल ऐसा होता है कि सारी रात जगे हुए हैं, फिर मॉर्निंग में बुला लिया गया है और फिर वहाँ पे अगर किसी ने आके उनको इरिटेट किया या कुछ और किया तो बहुत बार वो अपना जो पेशेंस है वो लूज कर जाते हैं और उसकी वजह से बहुत बार जो है सो एक फ्रिक्शन या बोल सकते हैं कि थोड़ा अनप्लीजेंट टाइप का वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो इसमें जितना ज़्यादा इंटरेक्शन करेंगे उतना अच्छा जो है सो इसमें एक दूसरे के प्रति जो भावना तैयार होगी। जैसे मैं गणपति का बताया, ईद ए मिलाद के दिन हिंदू समाज के लोग शरबत दे रहे थे और गणपति के दिन मुस्लिम समाज के लोग उनको फूल वगैरह उनके ऊपर ये कर रहे थे। तो इस तरह का जो हमारा कल्चर है, जो हमारा तहजीब है, इसको हमें आगे बना के रखना है। मैं थोड़ा सा आपको पुलिसिंग के बारे में भी शेयर करना चाहूँगा। पुलिसिंग में सुबह सुबह मेरे को 7 बजे, मैं कितनी भी रात को लेट सोया हूँ, सुबह 7 बजे मेरे को एक कॉल आता है, कंट्रोल रूम से कॉल आता है। लास्ट 24 आवर्स का पूरा डिटेल्स बताता है कि आज आपके एरिया में ये जैसे कहीं डिस्ट्रिक्ट में रहे तो उस डिस्ट्रिक्ट में, या पुणे सिटी में रहे तो पुणे सिटी में, वो बताते पूरा कि ये आपके एरिया में 24 आवर्स में इतने ऑफेंसेस हुए, इतने इंसिडेंट्स हुए, इतने धरने निकले, इतने मोर्चे हुए और आज के दिन मतलब नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके यहाँ ये प्रपोज जो भी धरना है, मोर्चा है या आंदोलन है, इस तरह का पूरा बता। तो ये हमारा एक रूटीन जैसा हो गया है। उसमें कभी जो है सो मर्डर का रहेगा, कभी अटेम्प्ट टू मर्डर का रहेगा, कभी डकैती रहेगी, कभी रॉबरी रहेगी, कभी चोरी रहेगी। तो ये सब एक रूटीन जैसा हमारे को इनपुट मतलब इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। इसमें जो सबसे बुरी बात आज तक जो मेरे को लगती है, उसमें से हर यूनिट में जहाँ भी मैंने काम किया, यवतमाल काम किया, नागपुर काम किया, मालेगांव नासिक काम किया, अहमदनगर काम किया, जो मेरे को सबसे बुरी चीज़ क्या लगती थी कि उसमें 4 या 5 जो है सो गर्ल्स, मिसिंग गर्ल्स का कंप्लेंट रहेगा। बॉयज़ का कभी कभार रहेगा बट मिसिंग गर्ल्स का कंप्लेंट रहेगा। उसका फर्दर एनालाइज किया तो क्या दिखता है उसमें कि वो कोई ना कोई जो है सो लड़के के साथ गई हुई रहती है और उसके बाद जो है सो उनके फैमिली को बहुत सारी, मैं इसलिए जहाँ भी जाता हूँ स्टूडेंट्स में शेयर करता हूँ कि उनकी फैमिली को उसके बाद बहुत सारी तकलीफ होती है। मेरे पास आके उनके फादर मतलब पेरेंट्स दोनों, फादर मदर दोनों आके रोते हैं कि सर कुछ भी करो, इसको लाना है, हमारा तो मतलब बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बाहर जैसे निकलते हैं, हमारे यहाँ लोग भी उतने शरीफ नहीं हैं, वो बिना कारण उनके ऊपर टॉन्टिंग करेंगे कि तुमने ध्यान नहीं रखा इसलिए ये हुआ वो हुआ। तो मेरा इसमें जो आप लोगों को एक मैसेज है कि पहले अपने कैरियर बनाने पे ध्यान देना, विशेष करके गर्ल्स चाइल्ड को, कि गर्ल्स अगर गई, बॉयज गया तो उतना सोसाइटी को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कोई अगर गर्ल गई तो उसकी वजह से सोसाइटी में उसके पेरेंट्स को इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है। हमें उस समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस पेरेंट्स ने हमें इस धरती पे लाया, इस धरती पे लाने के बाद जो भी उनसे पॉसिबल बन पाया वो सारी अपने को सुख सुविधा दी, हमें पढ़ने के लिए बाकी जो भी बेस्ट स्कूल, जो भी उनका इनकम का सोर्स है, कैपेसिटी है, उसके हिसाब से बेस्ट स्कूल अपने को उन्होंने प्रोवाइड किया। एक दिन ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई लड़का या लड़की के चक्कर में आके सारे पेरेंट्स को, सारी फैमिली को भूल के हम लोग निकल जाए। ये जो है सो एक बहुत ही मतलब गलत ट्रेंड है। इसमें पहले आपको कैरियर पे ध्यान देना है। कैरियर होने के बाद ये सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में आएगी। तो अपने स्टूडेंट्स, आज भी एक मैं हाईकोर्ट का देख रहा था, शायद दिल्ली हाईकोर्ट या कोई हाईकोर्ट, जस्ट मैं हाईकोर्ट का नेम मिस कर रहा हूँ, उसमें उन्होंने यही दिया हुआ है कि सिर्फ 2 मिनट के सुख के लिए पूरा अपना लाइफ स्पॉइल मत करो। गर्ल के लिए विशेष करके उन्होंने हाईकोर्ट ने ये दिया, क्योंकि उनके पास भी कोई इस टाइप का केस गया होगा, तो उन्होंने जो है सो क्लियर किया है कि 2 मिनट के सुख के लिए आपको जो है सो अपना लाइफ स्पॉइल नहीं करना है। तो ये मैं मैसेज इसलिए दे रहा हूँ कि आपको पहले, सबसे पहले कैरियर पे ध्यान देना है। कैरियर के बाद ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको मिलेगी। जैसे मेरे बिहार में जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे तो वहाँ पे जो मेल है, मतलब जो लड़का है, उसका 2-3 ही ड्रीम रहता था। पहला ड्रीम क्या? अच्छी नौकरी मिल गई। तो दूसरा, अच्छी नौकरी मिल गई तो अच्छी छोकरी, छोकरी मीन्स गर्ल मिल जाएगी,
ठीक है। और तीसरा क्या, जब अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो आपको घर और गाड़ी मिल जाएगी। इससे ज्यादा वहां कोई ज्यादा ड्रीम करते नहीं थे हमारा जो ग्रुप था। तो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि एक बार अगर आपका कैरियर अच्छा हो गया तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी और फिर आपको जो है सो एक अच्छे लाइफ का एक्सपीरियंस मिलेगा और आप एक अच्छा लाइफ इंजॉय कर सकते हैं। तो पहला जो है सो आज आप जो यूपीएससी का प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो पहले उस पर फोकस करना है। और सर से मैं थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ, सर तो यूपीएससी चेयरमैन थे जब मैं प्रिपरेशन करता था। सर के बोर्ड में मैं कभी नहीं गया, बट सर उस समय मेंबर थे। बट उस समय भी हम लोग जो है सो मजाक में बोलते थे, यार यूपीएससी का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तो नाम ओरिजिनल है, बट एक्चुअली ये अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मैं खुद ही 4th अटेम्प्ट में पास हुआ, मैं हर अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गया हूँ। तो इसलिए मेरे में ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे में मेरिट कम था, लेकिन वो जिस समय मेरा फेज आया उस समय मैं पास आउट होकर निकल गया। तो आप लोग को भी ये बोलना चाहता हूँ कि आप यूपीएससी तो दीजिए ही, बट एक बैकअप प्लान वो आपका तैयार रहना चाहिए। बैकअप प्लान जो सर ने भी थोड़ा सा हिंट किया कि अगर 3-4 साल 3rd अटेम्प्ट तक नहीं होता है तो आप फिर से इंजीनियरिंग में वापस जा सकते हैं, तो आपका एक बैकअप प्लान तैयार होना चाहिए। बैकअप प्लान का क्या मीनिंग है, अगर कोई बिजनेस फैमिली से है तो उसका एक बिजनेस का प्लान तैयार होना चाहिए। अगर कोई सर्विस ओरिएंटेड फैमिली से है तो आपका एक अल्टरनेट प्रोफेशनल कोई ना कोई क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। और उसके ऊपर से भी क्या है कि अगर यूपीएससी नहीं भी हुआ समझो तो अपना लाइफ वहाँ पे खत्म नहीं होता है। मेरे साथ जो थे लड़के जो यूपीएससी पास नहीं कर पाए, मेरे साथ सीए में थे, आज वो मेरे से डबल सैलरी ले रहे, ठीक है, वो पास नहीं कर पाए, ठीक है। उनको एक थोड़ा सा कभी कभार हिंट होता है कि नहीं तुम अच्छे हो, मैं बोलता हूँ कि तुम अच्छे हो क्योंकि तुम तो मेरे से डबल सैलरी ले रहे हो। बोले नहीं, तुम्हारे पास देखो जो है सो डेकॉन लाल बत्ती की गाड़ी है, तुम ये एंजॉय करते वो एंजॉय करते। तो लाइफ कहीं पे खत्म नहीं होती है। यूपीएससी पास करने के बाद भी लड़के मतलब लड़के जो भी है तो वो लोगों ने सुसाइड कमिट किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने सुसाइड कमिट किया हुआ है, एसपी ने सुसाइड कमिट किया हुआ है। और जो मैं कंट्रोल रूम की बोल रहा था ना, तो कुछ जो मिसिंग गर्ल्स मतलब चली जाती है और कुछ सुसाइड का जो केसेस हर दिन 2-3-4 रहता है। तो वो इसलिए रहता है क्योंकि इतना स्ट्रेस ले लिया है कि इस पे जाके हमारी लाइफ खत्म हो जाती है। यहाँ से लाइफ खत्म नहीं तो यहाँ से शुरू होती है। तो अगर एक बार आपने यहाँ पे अचीव नहीं भी किया तो आपके पास और भी है। जैसे मेरे साथ बताया मैंने कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से ज़्यादा सैलरी लेके काम कर रहे हैं और बहुत जगह जो है सो ज़्यादा अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए हैं। क्योंकि मेरे साथ कुछ इंजीनियर्स भी थे, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, वो सब अच्छी जगह पे बैठे हुए। कोई जाके कोई प्राइवेट कंपनी में सीईओ बन के बैठा हुआ है, कोई जो है सो अपना आईटी के थ्रू और अच्छे कोई डेजिग्नेशन पे लेके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे लाइफ खत्म नहीं होती, बट आपका एक बैकअप प्लान रहना चाहिए कि अगर मेरा ये नहीं हुआ तो मैं दूसरा क्या कर सकता हूँ, तो भी एक बैकअप प्लान रेडी रखना चाहिए। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो अभी केरला में कोचिंग क्लास चलाते हैं। उन लोगों 2005 में मेरा मतलब हमारे साथ ट्रेनिंग ली। उसकी वाइफ आईपीएस में थी, वो पोस्टल सर्विस में था। तो वाइफ जो थी वो हमेशा मेरे को मसूरी में बोलती थी कि रंजन हम दोनों महाराष्ट्र कैडर में जा रहे हैं। तो उसका कुछ तो कैलकुलेशन मिस हो गया, तो वो लैंड हो गई मणिपुर त्रिपुरा में। तो उसको कैडर मिल गया मणिपुर त्रिपुरा। तो फिर उसने 1 साल तक ये किया, फिर उसने माइंड बना लिया कि रिजाइन किया। तो फिर उसने पोस्टल सर्विस का जो होता है उसके साथ शादी की और अभी वो केरला में यूपीएससी का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। दे आर वेरी हैप्पी। तो इस तरह के भी बहुत सारे इंसिडेंट्स अपने यहाँ हैं जो कि इस सर्विस में आने के बाद भी लोगों ने छोड़ा है। तो ये सर्विस एंड नहीं है, लेकिन इस सर्विस का जो सबसे अच्छा ये है चार्म है या सबसे अच्छा क्वालिटी बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो है सो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हम यहाँ पे पुअरेस्ट ऑफ पुअर उसके भी संपर्क में आते हैं, उसके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं और उसके भी साथ जो है सो जो भी हेल्प लगता है वो करते हैं। और रिचेस्ट ऑफ रिच उसके साथ भी डील करते हैं, उसके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, उसके साथ भी जो है सो हम बहुत सारे मतलब मैटर्स में काम करते हैं। तो ये इस सर्विस का चार्म है। तो इसके लिए और यहाँ पे जो अपने को लोगों की सेवा करने का जो स्कोप मिलता है, जो चांस मिलता है, वो शायद दूसरी सर्विस में उतना नहीं मिल पाता जितना इसमें मिलता है। तो आप लोग बिल्कुल इस सर्विस के लिए तैयार रहिए और इस सर्विस के लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं उतना करने की ज़रूरत है, क्योंकि कंपटीशन जो है सो काफ़ी टफ है। और इसमें अभी तक आपका कंपटीशन एक स्पेशलाइज्ड फील्ड से हुआ होगा। जैसे कोई अगर इंजीनियरिंग कर रहा है तो इंजीनियरिंग से हुआ होगा, कोई अगर सीए में है तो उससे हो रहा होगा, कोई लॉ कर रहा है तो उससे हो रहा होगा, या सिंपल कोई अगर एमए एमएससी वगैरह कर रहा है तो उससे कंपटीशन।
यहाँ पे क्या होता है कि सारी सर्विस के लोग आके एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, तो अपने को अगर उनसे आगे बढ़ना है तो अपने को उनसे बेटर होना पड़ेगा और उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत का इसमें कोई भी दूसरा अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि वो अपने हाथ में है कि अगर हम 10 घंटे चाहें तो 10 घंटे भी पढ़ सकते हैं, अगर हम 12 घंटे चाहें तो 12 घंटे भी मेहनत कर सकते हैं, 14 घंटे चाहें तो 14 घंटे भी मेहनत कर सकते हैं। वो अपने हैंड में है, तो वो अपने को सबसे ज़्यादा करने का कोशिश करना चाहिए, जिससे कि हमें बाद में फेलियर का जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा। तो मैं बताया कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मेरे से डबल सैलरी ले रहे हैं, लेकिन आज भी जब मेरे को मिलते हैं तो उनको एक कहीं ना कहीं उनका जो है सो एक दुख निकलता है कि यार अगर थोड़ा सा और मेहनत किया होता तो शायद मैं भी सेलेक्ट हो गया होता। तो ये जो दुख है और फीलिंग है वो आपको फेस ना करना पड़े, इसलिए अभी से प्लान करके और प्रिपरेशन करके आगे बढ़ते रहना है। और इसमें जो है सो आपको कभी भी मेरी ज़रूरत लगे तो मैं सेंट्रल बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे बैठता हूँ, कोई भी कभी भी ऑफिशियल टाइम में आके मेरे से इंटरेक्ट कर सकता है। अगर आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत है, कुछ और फर्दर गाइडेंस की ज़रूरत हो, क्योंकि आज मेरा चूँकि गाइडेंस का टॉपिक नहीं, मैं जनरली वो लेता हूँ, लेकिन आज टॉपिक नहीं है इसलिए उसके मैं बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। तो अगर आपको किसी को भी ज़रूरत लगे तो कभी भी मेरे ऑफिस में आ सकते हैं, सिर्फ एक मैसेज कर दिया तो मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, उस टाइम पे आप आ सकते हैं। तो मेरा आप नंबर नोट कर लीजिए, 8888 सिंपल नंबर है, रेडी टू रिमेंबर, 8888310000। रंजन कुमार शर्मा ऐसा करके आप सेव कर सकते हैं, IPS 2006 बैच। बाकी पोस्ट हमारी चेंज होती रहती है। अभी मैं सेंट्रल बिल्डिंग में बैठता हूँ, पर फिर से रिपीट करता हूँ।